बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि अक्सर एक बात कही जाती है कि और कितना आरक्षण लोगे यार, 70 साल से तो दे ही रहे हैं हम। दूसरी बात कही जाती है कि अब तो सब बदल गया है, हम लोग तुम्हारे घर उठते बैठते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सब साथ में होता है, अब कहाँ भेदभाव रहा। फिर तीसरी बात होती है कि अगर देना ही है तो आर्थिक आधार पर सहायता कर दो। बहुत सारे और भी गरीब लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और नौकरी में तो मेरिट जो है वो नंबर के आधार पर ही तय होना चाहिए। अक्सर ये सारी बातें सुनते होंगे आप। तर्क ये भी होता है कि पहले के लोगों ने अगर अन्याय किया है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। इसके पहले वाक्य में जो लेने वाला समाज है और जो देने वाला समाज, ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भाई इतने सालों से तो हम आपको दे ही रहे हैं। ये वही समाज है जहां शिक्षा, संपत्ति, तमाम चीज़ों पर सिर्फ एक ही समाज का यानी कि ब्राह्मण समाज का 5000 साल तक 100% पूरी तरह से आरक्षण रहा, जो 100 साल तक सिर्फ लेता रहा और वो भी जबरदस्ती। और दूसरे और तीसरे वाक्य पर अगर आते हैं कि अब कहाँ रहा भेदभाव, एक दूसरे के घर खाना, ये तमाम सारी जो बातें हैं वो सब कुछ है ही, और अब हम क्यों भुगते वाला भी ये जो वाक्य है ये भी। हाँ, एक और वाक्य है कि करना है तो आर्थिक सहायता कर लो, लेकिन मेरिट जो है वो नंबर से ही तय होना चाहिए। अब आते हैं धरातल पर। ये सारी बातें तो हवा हवाई है, लेकिन धरातल पर क्या है और जो जवाब हैं, इन प्रश्नों को उल्टे क्रम में देखते हैं और वहाँ से इसके जवाब तलाशते हैं। एक कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की कि वो किस तरह राजघराने के अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उससे अधिक काबिल जो धनुर्धर था एकलव्य, उसका अंगूठा वो काट लेता है। ऐसा करके वो राजकुमार की श्रेष्ठता को बचा लेते हैं और साथ ही अपनी नौकरी भी, क्योंकि बिना उसकी शिक्षा के कोई आदिवासी जंगल में रहकर अधिक काबिल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा उसे राजगुरु बना ले। अब हाल की कुछ घटनाओं पर अगर हम नज़र डालते हैं तो कुछ ऐसा ही नज़र आता है। पिछले 5 दिन पहले घटना एक जो प्रकाश में आई थी वो ये थी कि जीबी पंत जो संस्थान है वहाँ योग्यता के बावजूद NFS यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल के कारण ये सारी बातें बताकर ओबीसी उम्मीदवारों को प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया और उनकी जगह पे जनरल के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणों की नियुक्तियां कर दी गई। अब हाल की दूसरी घटनाओं को अगर हम देखते हैं जो कि प्रकाश में आई है, अक्सर बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में नहीं आती हैं, ये जो घटना प्रकाश में आई है कि JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में PhD के लिए एडमिशन चल रहा था। इसकी लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाने वाली एक आदिवासी युवती को वाइवा यानी कि मौखिक परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर दिया गया। लिखित परीक्षा में तो बात रोल नंबर से पता चलती है कि कौन है, रोल नंबर से सामने वाले का पता नहीं चलता, लेकिन मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार सामने होता है। शिक्षा संस्थान के ये सिर्फ 2 ही उदाहरण नहीं है, हजारों बेमुला हैं, लाखों पायल दड़बी हैं और नौकरियों से वंचित किए गए और भी लाखों उम्मीदवार हैं जो खाना तो साथ में खाते हैं लेकिन अधिकारों अवसरों के मामले में वंचित कर दिए जाते हैं। लिखित परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को जानबूझकर इंटरव्यू और वाइवा में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि परीक्षक या तो जातिवादी होता है या ब्राह्मण होता है। JNU में जब सहायक प्रोफेसर पद पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा रही थी, वहां शुरुआत ही इसकी हुई थी, तो YK अवध, विपिन चंद्रा, TK ओमान समेत 30 जातिवादी प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को ये पत्र लिखकर इस बात का विरोध किया था कि उनका ये तर्क था कि यहाँ पर समाज के कमजोर तबके के छात्र पढ़ते हैं और आरक्षण अगर यहाँ लागू हो गया तो अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे, यानी कि कमजोर तबके के लोग यहाँ पढ़ते हैं और आरक्षण से जो लोग आते हैं वो सही लोग नहीं होते, उनका ये मानना था, जिससे कि कमजोर तबके के छात्रों का नुकसान होगा। ये कारण उन्होंने बताया। अब बताइए, ये तथाकथित बिना आरक्षण वाले अच्छे प्रोफेसर्स जो हैं ये कमजोर तबके के विद्यार्थियों को इंटरव्यू में आखिर नंबर कैसे देते हैं? और कई दिनों से ये मांग थी कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ जो भेदभाव होता है ये इसके मामलों में
कमी आएगी। एक कमेटी बनी थी, नफे कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि इंटरव्यू में जाति देखकर नंबर दिए जाते हैं। फिर भी वीडियोग्राफी का जो ये मसला था, जबकि तय हो गया था 2017 में ही, ये फैसला लागू अब तक नहीं हुआ है। और लिखित परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाने वाले SC ST OBC के कैंडिडेट को इंटरव्यू यानी कि वाइवा में 30 में से 1, 2 या 3 नंबर दे दिए जाते हैं। और ये कब तक होता रहेगा पता नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य कब तक एकलव्य का अंगूठा काटते रहेंगे, सवाल बना हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल बहुत बड़ा एडमिशन घोटाला भी चल रहा है, इसमें कि LSR, हंसराज, KMC जैसे देश के सबसे अच्छे कॉलेजों में SC ST OBC के सैकड़ों सीटें जो हैं वो खाली जा रही है, जबकि यहाँ हर एक सीट के लिए इस कैटेगरी के सैकड़ों योग्य उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये कहना उचित होगा कि आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमज़ोर है, आरक्षण बल्कि इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य हरामखोर है। ये वाक्य बहुत बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन सत्य यही है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ऐसे ही एक विश्वविद्यालय से, जो कि खुद द पर्सपेक्टिव जर्नल के संपादक हैं और विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आप पदस्थ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। हम इनसे बातचीत करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो भेदभाव है नौकरियों में तो होता ही रहता है, कई बार कर्मचारियों के साथ भी होता है, तो ये जो भेदभाव है आर्थिक तौर पर होता है या जाति के तौर पर होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम सबको याद होगा कि संविधान सभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक लोकतंत्र में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र के बगैर ये राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। ये इस बात को बार बार याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है, मुझे कम से कम वही बात उनकी याद आती है जी। क्योंकि राजनीति में आप देखेंगे तो एक प्रतिनिधित्व हमें दिखता है, रिप्रेजेंटेशन है जो SC ST का, वो विधानसभाओं में भी है और संसद में भी है जी। बावजूद इसके क्या कारण है कि लोग की मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है? यानी कि आजादी के इतने सालों बाद, संविधान लागू होने के इतने सालों बाद, और सबसे बड़ी चीज की कानून बने हुए हैं, यानी कि भेदभाव करने के खिलाफ कानून बने हुए हैं, जातिगत जो है वो शोषण करने के खिलाफ कानून बने हुए हैं। इसके बावजूद इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग, उनको क्यों नहीं डर लगता है? क्यों वो नहीं सोचते हैं कि बात जब बाहर जाएगी तो इसका क्या असर होगा, या हम किस तरह के एक असभ्य समाज में रह रहे हैं जहां हम किसी व्यक्ति को आने ही नहीं देना चाहते। मैं नॉट फाउंड सुटेबल जो बार बार ये हमारे सामने आता है, इस तरह के वाक्य, मैं इसको अकादमिक हत्या बोलता हूँ। नॉट फाउंड NFS जो है अकादमिक हत्या है, और निश्चित रूप से ये जानबूझ के ही किया जाता है। कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन अपवाद दूसरे वर्गों में भी होना चाहिए। मतलब गैर बहुजन जो सीटें होती हैं, यानी कि अनारक्षित जो सीटें होती हैं, वहां आमतौर पे हम NFS या नॉट फाउंड सुटेबल जैसे वाक्य हमें नहीं मिलते हैं, केवल इसी में मिलते हैं। इसका कारण यह है कि मानसिकता में बदलाव नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो लोग पहले से वर्चस्व में रहे हैं वो चाहते हैं कि हम ही वर्चस्व में रहें। तीसरी बात, शिक्षा के महत्व को, एजुकेशन के महत्व को जितना शोषक वर्ग समझता है, उतना शोषित वर्ग नहीं समझता। ठीक है, बाबा साहब ने कहा कि एजुकेट या शिक्षित बनो, शिक्षित करो, बावजूद इसके दूसरे वर्ग ने तो इसके महत्व को समझा है, लेकिन इस वर्ग के लोगों ने, जो बहुजन समाज है, उसने इस बात को नहीं समझा। ठीक है, अब जागरूकता आई है, जाहिर सी बात है जागरूकता आई है, तभी लोग इतने बड़े पैमाने पर पढ़ लिख रहे हैं या नौकरियों के लिए आगे आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने कानून बनने के बाद, इतनी चेतना आने के बाद, फेसबुक और इंटरनेट का इतने सारे जो हमारे सामने सोशल मीडिया के रूप में कई सारे माध्यम हैं कि छोटी से छोटी घटना तुरंत चर्चित हो जाती है। जैसे जीवी पंथ की घटना थी, बद्रीनारायण खुद ही बहुत बड़े प्रगतिशील जो है, अपने को एक ऑरा बना के उन्होंने रखा हुआ और माने जाते हैं। मैं बहुत पुरानी बात कहूंगा, JNU का आपने चर्चा की, मैं इसके बाद आऊंगा, लेकिन जीवी पंथ में जो घटना हुई वो तत्काल वो बात फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई, केवल भारत में नहीं। एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन ये सकारात्मक पक्ष तकनीक के कारण है, इंटरनेट के कारण है, उसमें भारतीय लोग का कोई योगदान नहीं है। तकनीक ने हमें ये सुविधा दी है कि हम तत्काल शोषण उत्पीड़न की घटना को फैला देते हैं। इससे और ज्यादा जो दूसरा जो शोषित तबका है, जो शोषक वर्ग है, जो शोषित करता है, वो सजग है,
जी। और मैं ये कहता हूं कि ये लोग एक तरह से बेशर्म भी लोग हैं, बहुत ही मोटी चमड़ी के लोग हैं, बहुत ही बेशर्म है, यानी उन्हें डर भी नहीं है हम्म। कि हमारी बदनामी होगी या लोग क्या कहेंगे और कितनी गलत। मैं तो इसको अमानवीय मानता हूं। मतलब आप किसी मतलब इस वंचित तबके को जिसके लिए संवैधानिक सुविधाएं हैं, तो गैर संवैधानिक भी है, ये तो हम्म। कानूनन जुल्म है, इसमें तो जेल की सजा होनी चाहिए। जी जी लेकिन जी। सबसे बड़ी चीज है कि जो संसद और विधानसभाओं में हमारे नुमाइंदे लोग हैं, हम्म। अगर वो लोग ये शोर मचाना शुरू कर दें, किसी भी पार्टी के लोग हों, हम्म। और हल्ला मचाना शुरू कर, इसको कानूनन जुर्म घोषित कीजिए। मैं आपके मन से इस बात को बार बार कहना चाहूंगा कि एनएफएस जैसी चीज को कानूनन जुर्म घोषित किया जाना चाहिए। जी अगर जी। सीट रिजर्व है, आपको भरना है। ऐसा हम्म। नहीं कि कैंडिडेट नहीं है, हम लोग भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठते रहे, हम लोग भी सिस्टम का हिस्सा है। हम्म। जो वंचित तबके के विद्यार्थी हैं वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में तमाम सारे सीटों पर जो है वो अनारक्षित सीटों पर एससी एसटी ओबीसी के लोग आते हैं। जी इसका जी। मतलब उनमें प्रतिभा है और हम्म। विश्वविद्यालय मौका दे रहा है, तो वो सामने वो साबित कर रहे हैं। जेएनयू में भी ऐसा होता रहा है। जी जी। लेकिन बदमाशियां भी चलती रही हैं, अकादमिक कदाचार भी होते रहे हैं। जी और जी। जेएनयू की घटना आज हुई है ऐसा नहीं है, इसके हम्म। पहले भी होती रही है। और जो हार्डकोर वामपंथी जब लोग थे, यहां जी। तक कि वहां जो इतिहास विभाग है, अर्थशास्त्र विभाग है, ये बहुत हार्डकोर वामपंथियों को माना जाता था। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं अगर नाम ले लूं तो बहुत आश्चर्य होगा लोगों को। और मैं हम्म। कहता हूं इनका अध्ययन होना चाहिए, जिनकी किताबें हम पढ़ते रहे इतिहास की समझ बनाने के लिए। जेएनयू के जिन इतिहासकारों की किताबें पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स की एक समझ होती है, उन हम्म। इतिहासकारों की मैं बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध लोग हैं। जी उन जी। लोगों ने कितना जो है दलित या आदिवासी मुद्दों को लेकर शोध कराए होंगे, या कितने इस वर्ग के विद्यार्थियों को मौका दिया होगा। आज हम्म। तो छोड़ दीजिए, आज की तो कोई बात ही नहीं है। आज के जो लोग हैं इंटरव्यू बोर्ड में, इनको तो कोई जानता नहीं है, इतने बड़े लोग नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, हम्म। उनकी भी यही स्थिति है। मैं बंगाल में था, अभी बंगाल में भी आप देखेंगे तो इस सरकार से पहले जो वामपंथी, लंबे समय तक वामपंथी लोग रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के सवाल को एकदम वहां आप ध्वस्त होता पाएंगे। हम्म। एससी एसटी ओबीसी वहां दिखेगा ही नहीं। तो जी। बंगाल एक विचित्र राज्य है, क्योंकि वहां एससी एसटी ओबीसी को लगता ही नहीं कि हम लोग, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सबसे हम्म। ज्यादा गुलामी मुझे लगता है उसी स्टेट में होगी। एक हम्म। पक्ष ये है कि जो शोषक वर्ग है, दूसरा पक्ष शोषित वर्ग से भी है। हम्म। दिक्कतें यहां से भी, हम्म। चूंकि शोषक वर्ग ये नहीं कहता है कि तुम पढ़ लिख के आगे आए हो तो तुम वैचारिक गोलबंदी करो, अपने लोगों को चेतनाशील करो, एक हम्म। तरह से जो है एक अपनी ताकत बनाओ। ये तो कोई हम्म। मना नहीं कर रहा है। ये तो हम्म। हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमारे सामने आदर्श रखे हैं। क्यों नहीं हम्म। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है एक ताकत बन के उभरते हैं, एक हम्म। वैचारिक ताकत बन के उभरते हैं। इसके लिए कोई ने रोकता नहीं है। जी। संविधान इसका हक देता है, लोकतंत्र इसको जो है इसकी सुविधा देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हम्म। तो मुख्य बात मानसिकता का है, जो अभी बदला नहीं है, पहली हम्म। बात। दूसरी बात, उनको डर भी है, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्ग मेहनत कश वर्ग रहा है। जी। ये श्रमण परंपरा के लोग रहे हैं, ये हम्म। मेहनती लोग हैं और ये काबिल लोग हैं। हम्म। काबिल लोगों ने अपनी काबिलियत साबित की है, लगातार साबित की है। जी जी। अगर ये काबिल लोग आगे आने लगे, एजुकेशन में आने लगे, तो बहुत सारी पोल भी खुलेगी और ये हम्म। ज्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। हम्म। इससे जो है पूरा तंत्र बिगड़ जाएगा। यानी एक जो तंत्र यहाँ पे रचा गया है पूरा, हम्म। वो पोगापंथी और अंधविश्वास और जड़ता का, वो तंत्र टूटेगा जब हम्म। सभी वर्गों के लोग आएंगे। इसमें महिलाएं भी शामिल है, मैं महिलाओं को भी, किसी वर्ग की महिला हो, इनके आने से जड़ताएं टूटेंगी। तो जो जी। वर्चस्व वाली जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि जड़ता टूटे। और इस वर्चस्व में हम किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष और किसी विचारधारा विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बार बार वामपंथियों की बात कर रहा हूँ, हम्म। जेएनयू में ये लोग रहे हैं और हम्म। रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे जेएनयू फिसड्डी है। वरना जी। अगर इतना ही प्रगतिशीलता है वहां पे, तो कम से कम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी लोग बहुत पहले से वहां होने चाहिए थी, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं रहा। ये बहुत हम्म। शर्मनाक है कि एक देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में इस तरह की स्थिति है। तो बाकी विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति होगी ये हम खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, और हम देख रहे हैं, ये तो खैर ये वो घटनाएं हैं जो प्रकाश में आ गई, जो सामने नजर आ गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो चुपचाप निकल जाती है, कईयों का पता भी नहीं चलता। और कई बार तो जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या हक हैं, और वो उनको लगता ही नहीं कि ऐसा कोई उनके लिए कुछ बना हुआ है, और वो आगे आना भी नहीं चाहते और आते भी नहीं। हाँ, कुछ जो लोग हैं, कुछ वर्ग है, खासतौर से शेड्यूल कास्ट वर्ग, वो भी जो बाबा साहब के उस वैचारिक रूप से उनके करीब गया है,
उसमें से कुछ लोग हैं जो सामने आते हैं, उठ खड़े होते हैं और वो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, और इसी वजह से इस वर्ग को अधिकार भी मिला है। वरना हम देखें तो मराठा है, कुणबी हैं, बहुत सारे ऐसे समाज हैं, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें, उनको पता ही नहीं है कि उनके हक और अधिकार कोई और खाया जा रहा है, और वो लगातार गरियाते रहते हैं सिर्फ जो SC ST को, और वो हमेशा उनको बुरा भला कहते रहते हैं कि आपकी वजह से हमको नौकरियां नहीं मिलती। जबकि होता यह है कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो इलीगली जो 50% जो आरक्षण है वो हमेशा से ब्राह्मण खाता रहा है, और अब लीगली 10% भी अब और अलग से लेने लगा है। हालांकि तमिलनाडु में अगर देखें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने इसका साफ विरोध कर दिया कि भाई हम यहाँ तो ये 3% है, इनको हम नहीं देंगे 10% जो EWS का जो अधिकार है, आरक्षण है। तो ये बातें आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इस कारण से ये दिक्कतें बनी हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और हमेशा से ये होता रहा है। बहुत सारे लोग वंचित किए जाते रहे हैं, फिर भी लोगों में चेतना नहीं आ रही है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा पिछली बात है। पिछले दिनों आप कुछ वर्षों से आप देखेंगे जी। कि ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं खूब हो रही है। जैसे अभी जो 2 घटना हुई JNU की, और वहां की एक तो आदिवासी लड़की है, लेकिन ओबीसी अभी मतलब एक तरह से टारगेटेड है। जी जी। पहले भी ओबीसी टारगेटेड रहा था, लेकिन ओबीसी को ये पता ही नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मानसिक गुलामी की जो स्थिति है वो ओबीसी के साथ है, ये सब लोग जानते हैं। अच्छी बात है कि कुछ इसमें नौजवान पीढ़ी के लोग आगे आए हैं, जी। और पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं, जागरूक हुए हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत इस तरह के इशू को उठाते हैं। और उन्हें भी अब लगने लगा है कि भाई, पहले तो समझते थे कि ये नीच अछूत लोग हैं, ये इन्हीं लोग का मामला है, हम लोग तो बहुत स्वच्छ लोग हैं, समाज में सम्मान पाने वाले लोग हैं। लेकिन सही अब बात। उन्हें एहसास होने लगा है कि जितनी नफरत उनके साथ है उतनी नफरत हमारे साथ है। बिल्कुल। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपने सही बात की कि जो मानसिक रूप से अभी मूर्ख लोग हैं, उन्हीं के मन में दलितों को लेकर एक चिढ़ है, एक नफरत है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह की, खास तौर से धार्मिक गुलामी के शिकार है। जी जी लेकिन जी। जो वैचारिक चेतना की तरफ बढ़ने लगे हैं या उससे जुड़ने लगे हैं, वो सही रास्ते पे आने लगे। तो एक एक ये सकारात्मक संकेत है। दूसरी जो चीज जो होनी चाहिए थी, एक जो चेन बननी चाहिए थी, यानी कि जो लोग आरक्षण की वजह से आगे आए, नौकरी में आए, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपने पीछे छूट गए लोगों के बारे में सोचें, उनको आगे लाने के लिए कोशिश करें, चाहे आर्थिक लेवल स्तर पे हो या सामाजिक या वैचारिक, जिस भी रूप में हो, हर तरह से मदद करके उनके पीछे वाले लोग को हम आगे लाने की कोशिश करें। ये काम बहुत कम लेवल पे आपने बताया कि जैसे दलित समाज में भी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक ही कम्युनिटी है जो बाबा साहब को मानती है, और उसी में चेतना है, वही काम करती है। बाकी लोग तो उसी से नफरत करते हैं। यानी दलित जातियों के लोग ही अपने ही वर्ग के, ओबीसी में कुछ जाति के लोग आगे आए हैं, दूसरी ओबीसी के लोग जो है उनसे चिढ़ते हैं जी। तो ये आपस में जो फ्रैक्शन है, इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। और ये बरसों से रास्ता उठा रहे कोई हैं। नहीं है, एक ही केवल रास्ता है, वैचारिक। वैचारिक जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो रास्ता है, उनकी जो वैचारिकी है, उससे जितने ज्यादा हम लोग को परिचित करा सके, खासतौर से नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब ने कहा, लेकिन सच्चाई है कि पढ़े लिखे लोगों ने ही उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, जितना बढ़ा सके हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग नहीं आगे आते हैं, लेकिन जो थोड़े से लोग आगे आ रहे हैं, उनके कंधों पे ही ये आंदोलन चल रहा है। उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो जोड़ें, क्योंकि आप देखिए आज जो है बाबा साहब के जमाने में और काशीराम जी के जमाने में और बिरसा मुंडा के जमाने में तो फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन आज है। वो एक बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी ताकत है। हम जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी ये बातें आपको हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, तो इसका हमें इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, सकारात्मक करना है, और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के हम अपने विचार को फैला सकते हैं, और उसका नतीजा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी को अगर हम जोड़ेंगे तो चेतना आएगी। और अच्छी बात है कि अब ओबीसी समाज के लोगों को भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। ज्यादा लोग को नहीं आ रही है, थोड़े से लोग को आ रही है, बहुत थोड़े से लोग को आ रही है, तो उनमें समझदारी आ रही है। हालांकि वैचारिक चेतना उनके यहाँ कम है, जातिगत चेतना ज्यादा है। जातिगत गोलबंदी ओबीसी में ज्यादा है, वैचारिक गोलबंदी कम है। जैसे जैसे वो सारे बहुजन महापुरुषों से जुड़ेंगे, स्थितियां बदलेंगी। और कोई और रास्ता है नहीं, विचारधारा के अलावा, चेतना के अलावा, जागरूकता के अलावा
हम्म। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और रास्ता है। नहीं, लेकिन कानून की बात जब होती है कि जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया था कि भाई एक कमेटी बनी थी जिसने ये तय किया था, और ये बात 2017 से अभी तक के लागू नहीं हो पाई कि ये जो इंटरव्यू होता है, ये जो वाइवा होता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की बात हुई थी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। कौन लोग हैं ये जो लागू नहीं करना चाहते, किस वजह से नहीं करना चाहते? क्या सचमुच उससे घोटाले जो हैं वो बंद होंगे, कुछ कम होगा, कुछ संभावना दिखती है आपको कानूनी तौर पर, अगर हम इस पे रोक लगाएं तो? कहा कि अगर संसद में और विधानसभाओं में ये सवाल उठे, जी और अच्छी बात है कि स्टालिन को ही ये कोई बात बताया और तमिलनाडु ही इसमें पहल कर दे। जी जैसे जी। बिहार में अभी जो लेक्चरशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा, वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पिछले समय में जो वहाँ चयन हुआ काफी अच्छा हुआ। बिहार कई मामलों में बदनाम है, लेकिन इस जी। मामले में बिहार को सैल्यूट करना चाहिए, नीतीश कुमार को। हम्म। ये दूसरे लोग भी इसको, उन्होंने इंटरव्यू का नंबर बहुत कम रखा, और जी। बाकी जो है उन्होंने जो है मार्किंग बांट दी कि पीएचडी के लिए, पब्लिकेशन के लिए, किसका किसको कितना। इसमें क्या हुआ कि इंटरव्यू में जो बदमाशी होती थी वो एकदम कम हो गई, जी लगभग जी कम जी हो गई, और जी बहुत जी अच्छे जी। अच्छे कैंडिडेट का वहां पे सिलेक्शन हुआ। हम्म। ये जो वीडियोग्राफी वाली जो बात है, वीडियोग्राफी तो हो, जितना हम्म। ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है बनाए, जबकि आप जो है खुले मंच पे कीजिए, हम्म। इसमें क्या आपको दिक्कत है? वही से वही एक सेमिनार करो, और वहीं पे जितने कैंडिडेट है उनको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बोलिए, लोग सवाल जवाब करें, जी और जी वहीं पे जी कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। दूसरी जी जो जी। चीज थी, कानून बनाया जाना चाहिए कि एनएफएस जैसी चीजें को कैसे हम डिस्करेज कर सकते हैं, कैसे हम्म। हम रोक सकते हैं। यानी कि जी जी जी। आरक्षित सीट है तो आपको हम्म। भरना पड़ेगा। तीसरी जो हम्म। चीज कानून में भी जोड़ा जाना चाहिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि जानबूझ के योग्य उम्मीदवार होने के बावजूद एनएफएस किया गया, तो इसको हम्म। कानूनन जुर्म बताइए। हम्म। जब तक ये कानूनन जुर्म घोषित नहीं होगा, हम्म। तब तक ये जो बदमाशी चलती रही। बहुत सारी बदमाशियां देश में चल रही, जी लेकिन जी। बंद कब होगा? जब लोग उठेंगे, जब हम्म। लोग बोलना शुरू करेंगे, जब हल्ला मचाना शुरू करेंगे, हम्म। उसके बगैर नहीं होगा। अफसोस है कि जहां सबसे ज्यादा हल्ला होना चाहिए, वहां सबसे कम हल्ला होता है, यानी कि नहीं होता है। संसद हम्म। हम्म। सबसे कम, कोई भी पार्टी हो, हर जी जी पार्टी जी। जो, या वो आदिवासी की पार्टी हो, दलित की पार्टी हो, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, किसी भी हम्म। पार्टी को पढ़ा लिखा बहुजन नहीं चाहिए, बुद्धिजीवी हम्म। नहीं चाहिए। सब हम्म। लोग बस बिकाऊ माल, गुलाम लोग ही चाहिए हर पार्टी हम्म। को, कि जो उनके हम्म। नेता की बात मानते रहे। इससे हम्म। समाज का भला नहीं होने वाला, इससे व्यक्ति का भला होगा, जी उस जी। पार्टी का, उस व्यक्ति का भला होगा, उसके परिवार का भला होगा, लेकिन समाज का क्या व्यापक व्यापक भला होने वाला है? हम्म। क्योंकि जब तक विचार ही नहीं रहेंगे, तब तक किसी पार्टी, किसी संगठन का कोई मतलब नहीं है। तो आवाज उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये बिल्कुल इस बहस को तेज करें हम लोग कि हम्म। एनएफएस करने वालों को कानूनन जुर्म घोषित कीजिए, उनको जेल में डालिए, और एनएफएस को बंद किया जाना चाहिए। और इंटरव्यू का नंबर कम करो, 5 से 10 नंबर का इंटरव्यू कीजिए, और अंतिम चीज की उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, सामने आ जाएगा। वेबसाइट पे डालिए कैसे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की। जिस दिन घोषणा होगी उसने उतने उसके बाद अपने आप ही ये बदमाशी कम हो जाएगी। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने ऐसा कर रखा है, संस्थानों ने कर रखा है कि जो इंटरव्यू है उसमें कम से कम 40% नंबर देना है, अधिकतम 90% देना है, और कम से कम 40% देना है। ये तो जी अनिवार्यता होना ही चाहिए। 40 को आप जो है आगे बढ़ाइए। भाई जी जी ऐसा जी। क्या है कि जिस बच्चे ने रिटर्न क्वालिफाई किया, वो 1 नंबर 30 में पा रहा है? जेएनयू हम्म। जैसी जगह में, जी जेएनयू जी। जैसे संस्थान में किसी बच्चे ने रिटर्न, अगर लिखित परीक्षा में अगर उत्तीर्ण वो हुआ है, इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर होगा। और हम्म। इंटरव्यू में वो ऐसा बोलेगा कि 1 नंबर मिलेगा। बहुत हम्म। अच्छे लोगों को के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लोगों के साथ हुआ। हम्म। टारगेटेड भी ऐसा किया जाता है कि हम्म। ऐसा भी लगता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है, जो बहुत तेज तरार है, हम्म। उनको भी जो है आने से रोकने के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। जी। अगर उन्होंने 1 नंबर दे दिया, उनका कुछ बिगड़ा नहीं, वो करते हम्म। रहेंगे। हम्म। जब जवाबदेही तय होगी, जब सजा तय होगी, तो वो भी सुधरना शुरू करेंगे। भारत जैसे देश में बगैर ये कानून के बगैर सजा के कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको भी हम्म। मुझे लगता है कि कानून और सजा के दायरे में लाना चाहिए, तभी स्थितियां बदल सकती। वाकई वाकई, और ये भी तय हो जाना चाहिए कि सभी जो इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि अगर उसका वीडियोग्राफी होती है और उसमें भी जो पैनल है, पैनल में भी जो लोग हैं वो भी कितने लोग, कौन से तबके से कौन कौन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसमें निश्चित रूप से तय होना चाहिए। साथ ही ये भी तय होना बहुत ज़रूरी कि उस वीडियोग्राफी जो भी की जाए उसको जो बाद में, इंटरव्यू के बाद में या तमाम परिणामों के बाद में उसको यूट्यूब पे या तमाम दूसरे सोशल साइट्स पे डाल देना चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो दूसरे जो विद्यार्थी है, उनको भी एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए कि भाई इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं
और ऐसी तैयारियां हमें करनी चाहिए। ये पहल अच्छी भी हो सकती है, ये ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये समस्या कई लोगों के द्वारा हमेशा से बताई जाती रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये जो कही जाती है ना बात कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, भाई अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की ही ज़रूरत होती तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सिर्फ पैसे देकर या किसी को पैसे से मजबूत करके ये बात जो जो समानता है वो हासिल संभावना नहीं है। क्योंकि ये जो भेदभाव है ये पैसे को देखकर बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो सकता है उसके पास बहुत पैसे हों, लेकिन समस्या वहाँ पर उसके सरनेम की है, उसके जाति की है, और इसी वजह से उसे पीछे रखा जाता है। ये बात तो बिल्कुल निश्चित रूप से है, लेकिन इन स्थितियों पर लगाम लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, वरना ये जो भेदभाव है, ये जो द्रोणाचार्य जो जगह जगह पनप रहे हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे और जो उसका एकलव्यों का जो नुकसान है वो होता रहेगा। तो एक बात जो कही जाती है अक्सर कि आरक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि एकलव्य कमज़ोर है। अगली लाइन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये हकीकत है और यही नज़र आता है। सुनील जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों के साथ में कही। अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के दर्शकों को? देखिए, मैं बस एक ही बात बार-बार कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा वैचारिकी हम लोग फैला सकें, खासतौर से नई पीढ़ी के अंदर जितने ज़्यादा लोग वैचारिक रूप से चेतना संपन्न होंगे, ईमानदार होंगे, प्रतिबद्ध होंगे विचार के प्रति, चूंकि लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आप पूरे आदिवासी विरासत को देख लीजिए, दलित विरासत को देख लीजिए और पूरे ओबीसी यानी बहुजन विरासत को देखिए, तो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। वो इवन सबसे जो अभी रिसेंटली जिसको कहा जाए मान्यवर काशीराम ने, वो कितना बड़ा उन्होंने एक आंदोलन राजनीतिक खड़ा किया, ताकत की, वो ताकत भी कमजोर हो गई। जी जी जी। लोगों ने उसको जिस भी तरह से, उस पर नहीं मैं बात करूंगा, आसान नहीं होता है कोई आंदोलन खड़ा करना, किसी विचार को लोगों तक ले जाना, बहुत मुश्किल काम। तो ये जो लेगेसी हमारी जो विरासत है, ये बहुत मुसीबत से लोग लेकर आए। हम अगर उसको आगे बढ़ा सकें, यही हम लगातार कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम नई पीढ़ी के अंदर एक अपनी वैचारिकी को, बहुजन वैचारिकी को ले जाए। और जिस दिन ये काम ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगेगा, अपने आप जो ये जो वंचित तबका है, इसकी ताकत बढ़ने लगेगी। और जब सामाजिक ताकत बढ़ेगी तभी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। अभी वैचारिक ताकत का ठिकाना नहीं है, लोग राजनीति राजनीति चिल्लाते, राजनीतिक सत्ता का कोई मतलब नहीं। जो विचारधारा से रहित आपकी राजनीतिक सत्ता, उसे कोई मतलब नहीं। भले देर हो, लेकिन जो राजनीतिक सत्ता मिले वो वैचारिकी वाली राजनीतिक सत्ता हो। ये जोड़ तोड़ वाली जो है, जोड़ घटाव करके, वो आपकी स्थायी नहीं होती है। इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। तो मैं बस बार बार इस बात को कहता हूं, नई पीढ़ी को हम जितना ज्यादा गोलबंद कर सकते हैं वैचारिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में, ये हमेशा ध्यान रखना है। यही हमारी ताकत होगी, यही हमारी मजबूती। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाता है ना कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि भेदभाव जाति के तौर पर है, इस वजह से जातिगत आरक्षण दिया जाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि अवसर उन्हें दिया जाए, वरना तो आर्थिक आधार पर बहुत सारे लोग जो है काम कर ही रहे हैं। दूसरी बात जो हमेशा से कही जाती है कि भेदभाव खत्म हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका जवाब भी आप इन तमाम घटनाओं पर अगर नज़र डालते हैं तो आपको मिल जाएगा कि भेदभाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक साथ बैठकर खाना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि आप सामने वाले को कितना अवसर देते हैं। ये बात सिर्फ दलितों या शूद्रों तक ही लागू नहीं होती, ये बात महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी लागू होती है कि कितना बराबरी का आप उन्हें अधिकार दे रहे हैं। साथ ही एक बात जो हमेशा से कही जाती है कि कितने साल तक आखिर ये दिया जाए, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कितने साल तक लोगों ने पीछे रखा है और जानबूझकर पीछे रखा है और किसे अब तक मिलता रहा है। इस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि आप सचमुच में अभी तक चले जाते रहे हैं। और वो लोग भी जो लोग इन आवाज़ों को उठाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को कभी हमने इस पर आवाज़ उठाते हुए देखा नहीं है, वो हमेशा से जिनके माध्यम से आवाज़ उठाते हैं वो आप ही होते हैं। और आपके माध्यम से वो ये कहते हैं कि सिर्फ आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट वालों को मिलता है और इस वजह से जो ओबीसी है वो वंचित रह जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखें, ध्यान से देखेंगे तो तमाम सीटों पर सिर्फ ब्राह्मण होता है,
50% वो इलीगल आरक्षण लेता है और 10% और एक्स्ट्रा लेता है जो ईडब्ल्यूएस के नाम से लेता है। तो आपको इस पर ख्याल रखना होगा, सजग रहें और देखते रहें इक्वालिटी न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इन विषयों पर हमसे अपने विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।